तो बच्चों, आज हम जो लोग हैं पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में संपूर्ण अंक देने वाला है। अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे बच्चों, तो हमारा पूरा संपूर्ण विश्वास है कि आप अपनी कक्षा 10वीं में रसायन विज्ञान में संपूर्ण अंक प्राप्त कर पाओगे। और हम ये पढ़ाने से पहले आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो आपके प्रश्न होंगे आपके परीक्षा में आपको पूरा अंक दिलाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम आपका समय न बर्बाद करते हुए हम आपको जल्दी से आपके परीक्षा का सवाल लगाते हैं। और आपके पास समय भी कम है इस टाइम पर, क्योंकि आपके सामने परीक्षा है, इसलिए हम उतने ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको जो आपके परीक्षा में पूरा नंबर आपको दिला सके। तो हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, ऐसे आपके पूरे केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। उन पांचों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लगाएंगे अपने बोर्ड पर और उसको समझाएंगे अच्छी तरीके से, और फिर उसका सलूशन देंगे हम कि परीक्षा में कैसे लिखना है। और हम आपको परीक्षा में यह भी बताएंगे कि परीक्षा में लिखना कैसे है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, उसका भी वीडियो हम आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, हम चलते हैं सबसे पहले कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन लगाने वाले। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला अध्याय है चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो परीक्षा में लगातार आया है। आप अपने मॉडल पेपर को उठा के देखते रहिए। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में बहुत बार आया प्रश्न है, 2020, 21, तो 20 में भी आया है। तो प्यारे बच्चों, इसको देखिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो ये नंबर आपको 2 नंबर देगा, ये परीक्षा में प्रश्न जो है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जो रेडॉक्स है उसका अर्थ ही यही है, रेडॉक्स। रेड ऑक्स का मतलब होता है, ये 2 वर्ड है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसे हम हिंदी में प्यारे बच्चों अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यानी इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है रेडॉक्स, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में इसका उदाहरण भी पूछ लेता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो इसका परिभाषा लिखने के साथ साथ आपको उदाहरण भी देना होता है, और उदाहरण देना होता है तो 3 नंबर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है हम लिख दे रहे हैं, उसको देख लो। ठीक है, तो भैया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका उदाहरण क्या है? जैसे देखो, कॉपर को यदि हम HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगी कॉपर नाइट्रेट का भैया, और प्लस बनाएगी NO2 गैस प्लस जल। रिएक्शन को बैलेंस कर देना चाहिए हमेशा, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का गुणा कर दोगे, रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के बच्चों, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे कक्षा 10वीं का जो अगला क्वेश्चन है वो है सबसे पहले कि ऑक्सीकरण क्या होता है। क्या बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ये भी बहुत बार आया हुआ सवाल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है
तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका उदाहरण भी कभी मान लो पूछ लेता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ 2 का गुणा यहाँ 2 का गुणा कर देने से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब अगला सवाल, जो इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत आने वाला जो सवाल है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, छेपी और शोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है? इसमें ऊष्मा निकलती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलती हो। उत्पाद के साथ साथ क्या होना चाहिए? ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए। जैसे CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी चैप्टर का जो एक और इंपॉर्टेंट सवाल है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, यानी इसमें ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ना उत्पाद भी बनती है और ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऊष्मा को ग्रहण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ठीक है प्यारे बच्चों, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भी उदाहरण, तो इसका उदाहरण क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। यह क्रिया क्या है? ऊष्माशोषी का उदाहरण है। तो चलिए बच्चों इसी चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये भी परीक्षा में आता है।
कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन का देखो नाम है प्रतिस्थापन, यानी एक आएगा और एक हो जाएगा, एक परमाणु आएगी दूसरी परमाणु को हटा देंगे, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन। ऐसा परिभाषा नहीं है कि एक आएगी दो हो जाएगी, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है, तो इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को अभिक्रिया के दौरान, एक अधिक क्रियाशील परमाणु एक कम क्रियाशील परमाणु को अभिक्रिया के दौरान उसे हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील परमाणु, जिसमें अत्यधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है, तो उस अभिक्रिया को तो बच्चों देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर का फिर से जो कुछ इशू के कारण समस्या आ गई थी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है, तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें एग्जाम्पल में पूछ लेगा तो देखो जैसे भैया हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं, जिंक का मेटल डाल दें, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा के क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो बहुत से बच्चे हमारे यही सोचेंगे कि हम कैसे जाने कि कौन अधिक क्रियाशील परमाणु है कौन कम क्रियाशील परमाणु है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, एक सक्रियता श्रेणी है उसी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों हम लोग सक्रियता श्रेणी के लिए आपको एक कहानी बता रहे हैं कि कैसे याद करें सक्रियता श्रेणी क्या है। तो देखो सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी एक्टिवनेस सीरीज कहते हैं। इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कौन परमाणु अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो आपकी कक्षा 10वीं में ये लेवल है, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, सनी लियोनी, पादु कोड है, कॉपर मरकरी, चांदी सोना, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो परमाणु ऊपर है वो अत्यधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। जो परमाणु ऊपर है वो अत्यधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। ऊपर वाले नीचे वाले को क्रिया के दौरान हटा सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे, इसको बोलते हैं कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन कार होती है जेन, फरारी, सनी लीवनी, ऐसे याद कर लो, सनी लीवनी, पादु कोड है, कौन है भैया, पादु कोड है, कॉपर मरकरी, चांदी सोना। ये एक सक्रियता श्रेणी ज्ञात करने का ट्रिक है। इसका नाम है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। तो ये ट्रिक है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लो, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, सनी लीवनी, पादु कोड है, कॉपर मरकरी, चांदी सोना। ये सक्रियता श्रेणी की ट्रिक है प्यारे बच्चों। और इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर दिलाने वाला है, जिसका नाम है संक्षारण। क्या नाम है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, नमी और वायु की उपस्थिति के कारण धातुओं की सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण। संक्षारण क्या है, नमी एवं वायु की उपस्थिति के कारण धातु के सतहों का क्षय हो जाना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो संक्षारण क्या है,
नमी एवं वायु की उपस्थिति के कारण, नमी एवं वायु की उपस्थिति के कारण, नमी एवं वायु की उपस्थिति के कारण धातु की सतहों का, धातु की सतहों का, धातु की सतहों का क्षय हो जाना ही, क्षय हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। क्षय हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? संक्षारण कहलाता है। ठीक है, लो जैसे उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगना, देखो लोहे पे जंग लग के वो बेचारा नष्ट हो जाता है। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना कैसा उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आते हैं अब हम अगले टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो जो अम्ल, क्षार एवं लवण है, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है। ये भी परीक्षा में आते हैं। मान लो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जो जल में घुलकर क्या देते हैं बच्चों? H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल। जैसे उदाहरण में HCl, HCl को जब जल में तोड़ेंगे तो H+ आयन देगा, इसलिए ये क्या है? अम्ल है। जैसे H2SO4, इसे तोड़ेंगे तो ये 2H+ आयन और SO4 और -2 आयन देगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें मान लो आपसे पूछ सकता है क्षार भी, कि क्षार क्या होता है? क्षार जो होते हैं ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सॉरी बच्चों, OH- आयन देते हैं, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षार। क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। जैसे NaOH, इसे जल में घोलेंगे तो Na+ और OH- आयन देगा। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम अगले अपने टॉपिक पर, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है, जिसका नाम है पीएच सूचक। पीएच सूचक क्या होता है? ठीक है, पीएच सूचक क्या होते हैं? पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना को प्रदान करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पीएच सूचक। ठीक है, पीएच सूचक अलग अलग विलयनों में अलग अलग रंग देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पीएच सूचक क्या होते हैं? पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण, जो अपनी उपस्थिति के कारण, जो अपनी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया को, जो अपनी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना प्रदान करते हैं, जो अपनी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया को पूर्ण होने की, अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, सूचना प्रदान करते हैं, तो उन्हें सूचना प्रदान करते हैं, तो उन्हें पीएच सूचक कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उन्हें हम पीएच सूचक कहते हैं। ठीक है, पीएच सूचक क्या होते हैं? पीएच सूचक एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें हम पीएच सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस,
जैसे लिटमस, अगर हम लिटमस पेपर को क्या कर दें, क्षार में लेके जाएं, ठीक है, और अम्ल में लेके जाएं तो इसका अलग अलग रंग होगा, ठीक है। क्षार में इसका रंग लाल होगा, यानी और अम्ल में इसका रंग लाल होगा और क्षार में इसका रंग नीला होगा, ठीक है। यानी अगर हम नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डाल देगा तो वो लाल हो जाएगा, और भैया लाल लिटमस पेपर को क्षार में डाल देगा तो वो नीला हो जाएगा। तो ये अपनी उपस्थिति में क्या करते हैं, सूचना को प्रदान करते हैं। तो पीएच सूचक क्या होते हैं, पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम पीएच सूचक कहते हैं। ये क्या होते हैं, अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम पीएच सूचक कहते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लो एकदम फिक्स वाला, ये जो एकदम फिक्स है भैया, समझ लो परीक्षा में आ ही गया है, ठीक है। तो भैया जो हमारा सवाल है वो है सबसे पहला, विरंजक चूड़ बनाने की विधि, विरंजक चूड़ बनाने की विधि, विरंजक चूड़ बनाने की विधि एवं इसके उपयोग लिखिए। भैया बहुत बार प्रश्न आता है, इस बार भी फिक्स आ गया है, विरंजक चूड़ बनाने की विधि एवं इसके उपयोग को लिखिए, एवं इसके उपयोग को लिखिए। भैया बहुत तगड़ा सवाल है, समझ लो ये आ ही गया है। तो सबसे पहले हम इसके बनाने की विधि को लिखते हैं प्यारे बच्चों, विरंजक चूड़ बनाने की विधि। तो विरंजक चूड़ को किससे बनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों आपको एक एक हेडिंग करके बनाना है। तो पहले हेडिंग लिखना है विरंजक चूड़ बनाने की विधि। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जाने कि ये बनती कैसे है। तो पता है जब हम लोग बुझे हुए चूने में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, CaOH के होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा विरंजक चूड़ का निर्माण होता है और जल की प्राप्ति होती है। ये CaOCl2 ही क्या है, विरंजक चूड़ है। ये CaOCl2 ही क्या है, विरंजक चूड़ है। तो बच्चों हमें इसे लिखना कैसे होता है, इसका नाम है बुझा हुआ चूना। तो बोलेंगे बुझे हुए चूने में, इसमें बच्चों बुझे हुए चूने में क्लोरीन, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बच्चों, विरंजक चूड़ का निर्माण होता है, ठीक है, विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ लीजिए आप। तो ये इतना बनाने की विधि हो गई। और दूसरी बात बच्चों, इसका हमसे उपयोग भी पूछा है। क्या पूछा है, उपयोग, कि इसका उपयोग होता क्या है। तो सबसे पहला उपयोग इसका जो है प्यारे बच्चों, वो पानी को, जल को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं, जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों आपसे आपके यूपी बोर्ड में 1 या 2 प्रयोग ही पूछेगा। तो जल के शुद्धिकरण, जल को साफ करने में विरंजक चूड़ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसका उपयोग जो है प्यारे बच्चों, इसका दूसरा उपयोग, इसका दूसरा उपयोग प्यारे बच्चों वायुमंडल को शुद्ध करने में, वायुमंडल के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है, वायुमंडल के शुद्धिकरण में किया जाता है। यानी वायुमंडल को साफ करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये एकदम तगड़ा सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उनको ये प्रश्न, ये सारे का वीडियो देखने पर उन्हें केमिस्ट्री में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरा दावा है। और इसमें एक बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, वो जो है पीओपी बनाने की विधि, पीओपी बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए, तथा इसका उपयोग लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। आपके यूपी बोर्ड में
समझ लो आपको संपूर्ण अंक समर्पित कर देगा, ये आप पक्का समझ लो आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जब भी आएगा आपको 3 नंबर देके जाएगा। तो पीओपी बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीओपी बनाने की विधि पढ़ते हैं। पीओपी बनाने की विधि बच्चों, अगर आप इसको इतना पढ़ के गए, कसम भगवान की खा के कह रहे हैं, आपका एकदम केमिस्ट्री में नंबर एकदम छा जाएगा भाई साहब, कहोगे कि हाँ कोई पढ़ा के गया आपको बंदा। ठीक है, तो पीओपी बनाने की विधि, तो पीओपी को हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके बनाते हैं। ठीक है, किसको गर्म करके बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म किया जाता है तो वो पीओपी में बदल जाती है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जिप्सम को जब गर्म करते हैं, ठीक है, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीओपी का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी का निर्माण होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, इसे हम जब गर्म करते हैं तो ये बनाती है CaSO4 × ½ मोल H2O प्लस 3/H2O। ठीक है, तो ये हमारी प्यारे बच्चों जिप्सम है और ये हमारी प्यारे बच्चों पीओपी है, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये बनाने की विधि और इसका उपयोग, तो इसका उपयोग क्या है प्यारे बच्चों, इसका जो उपयोग है, देखो परीक्षा में 1 या 2 ही उपयोग आपसे पूछेगा, तो इसका परीक्षा में उपयोग क्या बताना है। सबसे पहला प्यारे बच्चों दंत चिकित्सालय में, दंत चिकित्सालय में, दंत चिकित्सालय में, दंत चिकित्सालय में, ठीक है भैया सीधा डॉक्टर जो होता है वो दांतों का खांचा बनाने में प्रयोग करता है। ठीक है, हम लोग जब दांत तोड़वा लेते हैं ना, तो नया दांत लगवाते हैं, तो डॉक्टर उसका साइज तैयार करता है, तो साइज को सांचा कहते हैं, तो सांचा बनाने में पीओपी का प्रयोग करते हैं। तो दांतों के सांचों को बनाने में, दांतों के सांचों को बनाने में, दांतों के सांचों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। क्या बनाने में बच्चों, क्या बनाने में बच्चों, दांतों के सांचों को बनाने में हम पीओपी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो भी मूर्तियां मार्केट में मिलती हैं, छोटी बहुत छोटी मोटियां, हनुमान जी, गणेश भगवान, सब भगवान की मिलती है, तो जो भगवान की मूर्तियां होती है ज्यादातर पीओपी की बनी होती है। तो क्या होता है भैया, क्या होता है इसका उपयोग, मूर्तियां बनाने में, ठीक है, मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं या इसका उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग करते, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो यूपी बोर्ड में आएगा, वो सबसे पहला है धातु एवं अधातु में अंतर। ठीक है, धातु एवं अधातु में अंतर। प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत बार आता है, धातु और अधातु में अंतर बताने के लिए। तो हम बात करते हैं, एक तरफ धातु को लिखते हैं और एक तरफ प्यारे बच्चों अधातु को लिखते हैं। एक तरफ मेटल और दूसरे तरफ हम नॉन मेटल की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जब भी आएगा 3 नंबर तक आता है आपका सवाल। धातु क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धातु क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। धातुओं में क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, दूसरी बात, धातु प्रायः कठोर होते हैं, धातु प्रायः कठोर होते हैं। ठीक है, धातु प्रायः कठोर होते हैं। ठीक है, यानी ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है। ठीक है, कुछ अपवाद है, जैसे मरकरी,
धातु होते हुए भी द्रव होती है। जबकि प्यारे बच्चों अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। ठीक है, क्या होती है? तीनों अवस्थाओं में होती हैं। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में होती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, धातुओं में चमक होता है, यानी धातुएं चमकती हैं, धातुओं में चमक पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में चमक पाया जाता है। ठीक है, जबकि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। धातुओं में चमक पाया जाता है, जबकि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसका अपवाद है बच्चों, अपवाद इसका ये है हीरा। क्या है भैया? हीरा। हीरा अधातु है किंतु चमकती। अगली बात, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है बच्चों? विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ठीक, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं बच्चों, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इसका अपवाद है प्यारे बच्चों, इसका अपवाद है ग्रेफाइट। क्या अपवाद है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो बच्चों आप इतना अंतर भी ले सकते हो और भी हम करा सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इसे बढ़िया से रीड करिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है भर्जन। परीक्षा में एकदम इंपॉर्टेंट समझो, भर्जन क्या है, भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, भर्जन क्या है? भर्जन में प्यारे बच्चों हम लोग सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में बदलते हैं। ठीक है, इन्हें गर्म करके क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्कों को हम ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें वायु की उपस्थिति होती है। ठीक है, भर्जन में क्या होता है? वायु की उपस्थिति होती है। तो क्या होता है? वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को, यानी जो सांद्रण करके लाए गए अयस्क होते हैं, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु के निम्न ताप पर गर्म करके ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करना ही, ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करना ही, ठीक है, परिवर्तित करना ही भर्जन कहलाता है। परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? वायु की उपस्थिति होती है और हम सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वो सल्फाइड से किसमें बदल जाए? ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु के निम्न ताप पर गर्म करके ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। जैसे हम क्या करें कि कॉपर सल्फाइड को हम गर्म करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? ये बनाएगी Cu2O और SO2 गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का, तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, 3 दूनी 6। रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी? बैलेंस। ठीक है, चलिए बच्चों हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है और वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वो क्या हो जाए प्यारे बच्चों?
वो ऑक्साइड, ठीक है, वो कार्बोनेट अयस्क होते हैं। कार्बोनेटो अयस्कों को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में इतना गर्म कर दे कि वो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाए, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन। इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को, सांद्रित अयस्कों को, सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु के निम्न ताप पर, सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु के, उनके गलनांक बिंदु के, गलनांक बिंदु के, गलनांक बिंदु के निम्न ताप पर, निम्न ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को, गर्म करने की प्रक्रिया को, गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, वायु की अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु के निम्न ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन, ठीक है। ये कार्बोनेट अयस्कों का होता है। जैसे CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। ये निस्तापन का उदाहरण है। ओके बच्चों, अब हम आपको कुछ IUPAC नाम दे रहे हैं, समझो यही आएगा आपकी परीक्षा में IUPAC, ठीक है। तो IUPAC नाम भी लिखने को आता है। तो आपके कक्षा 10वीं में IUPAC बहुत सिंपल आता है। हम आपको बहुत लंबा IUPAC नहीं पढ़ाएंगे, छोटा छोटा कुछ 2 4 5 बता देंगे, आप वही पढ़ के जाइएगा, पक्का वही आएगा, ठीक है। अगर IUPAC देगा वो, तो सबसे पहले CH3COOH का IUPAC नाम, बहुत बार यही पूछा आपकी परीक्षा में। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1, और ये COOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। आपके हाई स्कूल में कोई स्टैंडर्ड IUPAC नहीं आती, बस छोटा सा आ जाता है, ठीक है। और आने वाला है तो CH3CH2OH, ठीक है, अल्कोहल। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आल। इसका नाम क्या है, एथेनॉल है, ठीक। और जैसे आ जाएगा CH3 बॉन्ड CHO, इसमें कितने कार्बन बच्चों, 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और जो एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल। इसका नाम होगा एथेनॉल। इसमें ज्यादा कोई भारी भरकम का IUPAC आपको नहीं देगा, बहुत छोटा सा IUPAC मिलेगा। CH3CH2COOH 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। तो इसमें आपका ज्यादा कोई लंबा IUPAC नहीं आता प्यारे बच्चों। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इतना ज्यादा IUPAC याद करने की कोशिश मत कीजिए, नॉर्मली आप IUPAC आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग आगे देखते हैं उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है बच्चों। तो एथिल अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो एथिल अल्कोहल के बनाने के लिए सबसे उत्तम विधि ये है कि हम लोग एथिल क्लोराइड की क्रिया, ये एथिल क्लोराइड का सूत्र है, एथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के जली विलयन के साथ कराते हैं। कैसे विलयन के साथ, जली विलयन के साथ कराते हैं, तो हमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये हमारी क्या है, एथिल अल्कोहल है, जिसका IUPAC नाम एथेनॉल भी होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड है, ठीक है, एथिल क्लोराइड है। तो लिखेंगे क्या, एथिल क्लोराइड की क्रिया, एथिल क्लोराइड की क्रिया, एथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के जली विलयन के साथ कराने पर, NaOH के जली विलयन के साथ कराने पर, जली विलयन के साथ कराने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये समझ लो 7 नंबर आप बोर्ड में देखे जाएगा, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है।
ठीक है, रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन नहीं लिखोगे नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये बनाने की विधि आता है और 3 रासायनिक इसका गुणधर्म भी आता है। तो अब हम इसका रासायनिक गुणधर्म भी चलते हैं पढ़ने, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म भी लिखने को आता है बच्चों, तो हम चलते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ने। तो कम से कम इसका 3 रासायनिक गुणधर्म याद करना, 3 रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला हम इसका गुणधर्म पढ़ रहे हैं अमोनिया के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? अमोनिया के साथ क्रिया, कि ये अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो प्यारे बच्चों C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। हम इसे लिख सकते हैं HNS2। ये यहाँ से HOH क्रिया करके बनाता है H2O और ये NH2 यहाँ लग करके बनाएगी C2H5NH2। इसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है। क्या नाम है? एथिल एमीन। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या होता है बच्चों? एथिल एल्कोहल। और ये हमारी क्या है? ये हमारी अमोनिया है। तो एथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? एथिल एमीन बनाती है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके, किसके साथ बच्चों? अमोनिया के साथ क्रिया करके, अमोनिया के साथ क्रिया करके एथिल एमीन का निर्माण करता है, एथिल एमीन का निर्माण करता है, ठीक है। एथिल एमीन का निर्माण करता है। ओके बच्चों, तो ये अभी हमको इसका 2 गुणधर्म और भी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए बच्चों, हमने इसका एक गुणधर्म पढ़ लिया रासायनिक, अभी 2 पढ़ना है। तो दूसरा एसिटिक अम्ल से क्रिया। किससे बच्चों? एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो प्यारे बच्चों देखो, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। और हम क्रिया करा रहे हैं किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ। सूत्र होता है C2H5OH। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से OH क्रिया करके क्या बनेगा? H2O और ये बन जाती है CH3C2H5। इसका नाम है एथिल मेथिल एस्टर। क्या बनाता है? एथिल मेथिल एस्टर बनाता है। ये हमारी एथिल एल्कोहल है और ये हमारी एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या करती है? एथिल मेथिल एस्टर बनाती है। इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में आ सकता है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या करता है? एथिल मेथिल एस्टर का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको बोलेंगे क्या? कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके ठीक है, एथिल मेथिल एस्टर का निर्माण करता है। एथिल मेथिल एस्टर का निर्माण करता है, एथिल मेथिल एस्टर का निर्माण करता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी है एस्टरीकरण और ये हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारा जो हेडिंग है वो है हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया, ठीक है। हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया, कि हैलोजन अम्लों के साथ कैसा क्रिया करता है। तो प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल हमारी जो होती है, हैलोजन अम्ल बोले तो जैसे HCl, इनके साथ क्रिया करके यह एथिल क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। और जो चौथा है वो सोडियम धातु के साथ क्रिया, इसके साथ प्यारे बच्चों
सोडियम धातु के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को फ्री कर देती है। ठीक है, एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। क्या कर देती है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। तो ये आप इतना 3 तैयार करके जाइए प्यारे बच्चों। और इसका जो उपयोग है, एथिल अल्कोहल का उपयोग है, ये भी पूछता है परीक्षा में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना 7 नंबर का रहेगा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, उसका 3 रासायनिक गुणधर्म और उसका उपयोग। तो इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले शराब के निर्माण में, किसके निर्माण में? शराब के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शराब बनाने में। ठीक है, जो इसको फ्री करके, सब समझ रहे हो ना? हाँ, इसका उपयोग क्या करते हैं? शराब के निर्माण में करते हैं। दूसरा, खांसी की सिरप बनाने में। ठीक है, इसकी सिरप, खांसी की सिरप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। खांसी की सिरप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं खांसी की सिरप बनाने में। और पता है कोरोना के टाइम इसका सैनिटाइजर भी बनता है। ठीक ना, ये क्योंकि कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक, और प्यारे बच्चों, इसका तीसरा उपयोग कार्बनिक पदार्थों को घोलने के रूप में किया जाता है। कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लगा रहे हैं जो परीक्षा में बहुत बार टच करता है। डोबरानियर का त्रिक नियम, डोबरानियर का त्रिक नियम। ठीक है, ट्रिपलेट लॉ ऑफ डोबेराइनर। ठीक है, तो डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? देखो, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था डोबेराइनर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नियम दिया कि यदि हम एक समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को लें तो उनके पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का जो समांतर माध्य होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोबेरानियर का त्रिक नियम कहते हैं। इन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे देखो, हमारा जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे 3 तत्व हैं जो जिनके गुणधर्म क्या है? एक जैसे हैं। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 6, और पोटेशियम का कितना होता है प्यारे बच्चों? हमारा 40, और सोडियम का हमारा कितना होता है? 23। तो उन्होंने कहा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भार का जो समांतर माध्य होगा वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। अगर हम इसका समांतर माध्य लाएं तो क्या होगा? समांतर माध्य होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 40 + 6 बटे 2, कुल कितने पद हुए? 1 और 2। तो भैया 46 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 23। तो बीच वाले की क्या हो गया? बराबर। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम भी आता है परीक्षा में। तो ये है क्या? इसने क्या बताया कि एक समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को लेंगे तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भार का जो समांतर माध्य होगा वो बीच वाले के बराबर होगा, जिसे ही डोबेरानियर का त्रिक नियम कहते हैं। तो ये क्या है? एक समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को लिया जाए तो, 3 तत्वों को लिया जाए तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का समांतर माध्य, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का समांतर माध्य बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर होता है। यही डोबेरानियर का त्रिक नियम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? एक समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को लिया जाए तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का समांतर माध्य बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते
बच्चों हम लोग अगले सवाल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से, इसका जो हेडिंग है, जिसका नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने बताया कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तत्वों को क्या किया जाए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पहला तत्व क्या करता है, हर 8वें तत्वों के साथ अपने गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, जिसे न्यूलैंड का हम अष्टक नियम कहते हैं। इन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह भारतीय संगीत के स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा वाला शब्द सा वाले शब्द से मिला, ठीक उसी प्रकार इन तत्वों को परमाणु भारों के, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। बच्चों ये देखिए, ये परीक्षा में आपका फिक्स समझो लगा हुआ है, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इन्होंने बताया कि यदि हम तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, जिसे नियम क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, प्रत्येक पहला तत्व अपने 8वें तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, जिसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है, ठीक है, जिसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखो दिया, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, और इसके बाद हम लोग अपने परीक्षा पर ज्यादा फोकस करेंगे, और हम छोटा छोटा वीडियो भी बनाएंगे परीक्षा के लिए, कैसे लिखना क्या करना है, और भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे जल्दी में। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो है वो मेंडलीफ का आवर्त नियम है, ठीक है। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। तो देखो, मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम परमाणु भार के आधार पर रखा था, ठीक है। मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम किसके आधार पर रखा था, परमाणु भार के आधार पर। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात इसका अर्थ ये है कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए व्यवस्थित किया जाए तो एक समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में उपस्थित होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही वर्ग में उपस्थित होंगे। ये हमारे मेंडलीफ का आवर्त नियम है, ठीक है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
तो बच्चों ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों कि इसने सबसे पहले सही परमाणु भार को ज्ञात कर लिया था, तो हम लोग को परमाणु भार ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसका पहला उपयोग यही है कि सही परमाणु भार या शुद्धतम परमाणु भार को ज्ञात किया जा सका। और दूसरी बात क्या है बच्चों, इसने तत्वों को ना एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, तो तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सरलता मिली। तो दूसरा उपयोग इसका यह है कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सरलता मिली। तो ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ थे, आवर्त नियम के लाभ थे। तो इसमें कुछ दोष भी था, तो दोष भी देख लो, जब लाभ पूछ सकता है तो दोष भी पूछ सकता है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के दोष, पहली बात इसने बताया कि तत्वों का जो मौलिक लक्षण होता है परमाणु भार, बाद में पता चला कि मौलिक लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए ये दोष रहा। तो तत्वों का मौलिक लक्षण परमाणु भार नहीं अपितु परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो पहला दोष तो ये रहा। दूसरा दोष ये रहा, इसने अपने ही नियम का कहीं कहीं पर उल्लंघन किया है। ठीक है, इसने अपने ही नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है। ठीक है, जैसे कोबाल्ट और निकिल को लेकर के, निकिल का परमाणु भार कोबाल्ट से ज्यादा होता है, तो निकिल का परमाणु भार कोबाल्ट से कम होता है, तो निकिल को पहले आना चाहिए तो कोबाल्ट को बाद में, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ठीक है,